हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए आपकी क्लास का एक और पेपर सोल्व करते हैं जो कि साइंस का है। बेसिकली आपके पीरियडिक टेस्ट 1 चल चुके हैं। अब हमारे सामने जो पेपर है ये पीएमसी के अंदर दालन ने तैयार किया है, जो कि पीरियडिक टेस्ट 1 के लिए तैयार पेपर है। आप किसी भी स्कूल से हो, कोई मैटर नहीं करता, आपका पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कौन से क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। तो पेपर को इस हिसाब से, इस पर्सपेक्टिव से सोल्व करना है हमें कि आप किसी भी स्कूल से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके स्कूल में पेपर में ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाइज यूट्यूब चैनल। 90 मिनट्स का आपका पेपर होगा ऑलमोस्ट। मैक्सिमम 40 मार्क्स का पेपर होता है जनरल स्कूल्स में। सेक्शन ए आपका हमेशा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, जिसमें 10 क्वेश्चन एक नंबर के होंगे। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक ब्यूटीफुल ऑर्डर होता है। वो ऑर्डर होता है सबसे छोटी यूनिट से लेकर पूरे ऑर्गेनिज्म तक आता है। सबसे पहले सेल होती है, फिर सेम टाइप की सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती है, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और सब ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जैसे हम हैं ह्यूमन। ठीक है, तो सेल के बाद आपको पता है सेल्स मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाता है, ऑर्गेनिज्म। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज मेनली कोज्ड बाय एन अनहेल्दी लाइफस्टाइल रेदर देन बाय पैथोजेंस। आपसे पूछा गया है कि कौन सी ऐसी बीमारी है जो आपके बेकार लाइफस्टाइल की वजह से होती है। ठीक है, ऐसी कौन सी बीमारी है, कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, ओबेसिटी और डेंगू। तो देखो कुछ डिसीज़ पैथोजेंस जैसे बैक्टीरिया पैथोजेंस कौन होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, इनसे जो बीमारी होती है वो कौन सी बीमारी है, कोलेरा आपका, ट्यूबरक्लोसिस, डेंगू, ये सब क्या है, या तो बैक्टीरिया से होती है या वायरस से होती है। ठीक है, तो जैसे कोलेरा ले लो, कोलेरा किससे होती है, कोलेरा, टीबी, डेंगू, ये तीनों ही किसी न किसी पैथोजन से होती है। लेकिन ओबेसिटी किसी पैथोजन से नहीं होती। ये बीमारी होती है गलत खाना, एक्सरसाइज ना करना, जंक फूड खाने से। ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। वाइल कंडक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन Which of the following should be written down to make the investigation more reliable? तो आपसे पूछा गया है कि इन्वेस्टिगेशन करते समय कौन सी इन्वेस्टिगेशन मोर रिलायबल रहती है। ओनली द फाइनल आंसर, आखिरी जो आंसर आता है वो रिलायबल रहता है। ओनली द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, जो एक्सपेक्ट करते हैं रिजल्ट वो रिलायबल रहता है। एवरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, और ओनली द नेम्स ऑफ द मटेरियल यूज्ड। तो बेसिकली आप एक बात देखो, साइंस में इन्वेस्टिगेशन रिलायबल तब होती है जब हम हर इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन लिखें। ठीक है, तो एवरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, सिर्फ फाइनल आंसर नहीं, सिर्फ एक्सपेक्टेड रिजल्ट भी नहीं, जो भी ऑब्जर्वेशंस आए वो सब रिकॉर्ड करनी होती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज करेक्टली मैच्ड विद द प्लेस वेयर इट इज़ कॉमनली फाउंड। तो कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आगे ऑप्शन में जो करेक्टली मैच होता है जहाँ पर वो पाया जाता है। तो आइए सेकंड अपना ऑप्शंस देखते हैं। राइजोबियम, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेजुमिनियस प्लांट, अमीबा, ब्रेड डफ, यीस्ट, ह्यूमन ब्लड, और लैक्टोबैसिलस, पॉन्ड वाटर। तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्थ जो आपका राइजोबियम है, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट में पाया जाता है। ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, अमीबा कहाँ पाया जाता है, अमीबा सही जगह पाया क्या है इसकी, पॉन्ड वाटर में। ठीक है, यीस्ट की बात करें तो ये ब्रेड डफ में पाया जाता है, और लास्ट लैक्टोबैसिलस ये मिल्क या कर्ड में पाया जाता है। ठीक है, तो आपका सही मैच क्या हो गया, ए ऑप्शन। क्वेश्चन 5 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स
रिड्यूस द रिस्क ऑफ ओबेसिटी एंड डायबिटीज़। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो हमें मदद करता है ओबेसिटी के रिस्क को कम करने में और डायबिटीज़ को कम करने में, उन डायबिटीज़ होने के रिस्क को कम करने में? तो ऑप्शन ए कहता है रेगुलर एक्सरसाइज एंड बैलेंस डाइट, स्लीपिंग वेरी लेट, ईटिंग प्रोसेस्ड फूड एवरी डे, स्किपिंग ब्रेकफास्ट रेगुलरली। देखो ये सब नेगेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव क्या है? रेगुलर एक्सरसाइज करना, बैलेंस डाइट लेना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे क्या होता है? ओबेसिटी से बचते हैं और डायबिटीज़ के होने के रिस्क को कम कर सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। Which structure is present in plant cells but absent in animal cells? तो आपको पता है, हमें बहुत अच्छे से मालूम है, मैंने बहुत अच्छे से बताया था, सेल वॉल। ऑप्शन सी, सेल वॉल किस में प्रेजेंट रहता है? प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं। ठीक है, तो सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। सेल वॉल सेलुलोज से बनती है और प्लांट को रिजिडिटी, आपका जो अकड़पन है, प्लांट को अकड़पन जो है वो देती है। ठीक है, वो फ्लेक्सिबल नहीं रखती, जिससे प्लांट क्या होते हैं, पेड़ क्या होते हैं, खड़े हो पाते हैं। ये जो अकड़पन है ये किससे आता है? सेल वॉल से आता है। ऑप्शन सी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। विच साइंटिस्ट फर्स्ट यूज्ड टर्म सेल आफ्टर ऑब्जर्विंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क? तो किस साइंटिस्ट ने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क पर सबसे पहले कोई चीज़ देखी जिसका नाम उसने सेल रखा? तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन थे? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी। कब? 1665 में। 1665 में कॉर्क की थिन स्लाइस पर ऑब्जर्व करते हैं वो क्या? छोटे छोटे बॉक्सेस जैसे स्ट्रक्चर देखे, उन्हें हनीकॉम जैसे लगती थी वो चीज़ें। ठीक है, उन्होंने इन्हीं हनीकॉम जैसी चीज़ का नाम क्या रखा? सेल्स। लैटिन वर्ड कहाँ से बना है? लैटिन वर्ड है एक सेला। लैटिन वर्ड है एक सेला, लैटिन भाषा का। सेला से, सेला का मतलब होता है स्मॉल रूम्स। क्लियर? स्मॉल रूम, तो यहाँ से बना आपका सेल। क्लियर? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज स्प्रेड्स मेनली थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर? तो इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से फैलती है? मतलब फूड और वाटर में वो जाती है और वो फिर दूसरा इंसान खाता है तो फैल जाती है। टाइफाइड, मीजल्स, चिकन पॉक्स और ट्यूबरक्लोसिस। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी कौन सी बीमारी है ऐसी? टाइफाइड। तो ऑप्शन ए है, जो पानी में गलत चीज़ें मिलने की वजह से, फिर पानी जो पी लेते हैं गंदे पानी की वजह से ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड फैल जाता है। ठीक है, तो टाइफाइड सैल्मोनेला बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। ठीक है, टाइफाइड किससे फैलता है? सैल्मोनेला बैक्टीरिया। क्लियर? कंटेमिनेटेड फूड या फिर वाटर से बैक्टीरिया इंसान के अंदर जाता है। ठीक है, मीजल्स की बात करें एयर या फिर ड्रॉपलेट से। ठीक है, चिकन पॉक्स की बात करें डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है या हवा से फैलता है, एयर या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट। और ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो एयर और ड्रॉपलेट से या टीबी बैक्टीरिया से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। असर्शन और स्टेटमेंट आपके सामने, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है और एक रीज़न लिखा हुआ है। इन दोनों को देखते हैं कौन सा सही है और कौन सा गलत है। बेसिकली असर्शन स्टेटमेंट का मेन मकसद ये होता है आपको कहने का कि देखो, एक स्टेटमेंट है, एक रीज़न है। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट मान लो कहा है कि दही खट्टी है, और रीज़न कहा है दही सफ़ेद रंग की होती है। अब आप मुझे बताओ, क्या स्टेटमेंट्स ए सही है? बिल्कुल, ये ट्रू है। क्या रीज़न ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। लेकिन क्या रीज़न इस बात को प्रूफ करता है? क्या दही खट्टी इसलिए होती है क्योंकि दही सफ़ेद है? नहीं। तो इसका मतलब है स्टेटमेंट एंड रीज़न आर बोथ ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट। यही 4 ऑप्शन दिए जाते हैं आपको। बोथ सही है,
आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बोथ सही है, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए ट्रू है, बी आर फॉल्स है और ए फॉल्स है, आर ट्रू है। असर्शन क्या है, एंटीबायोटिक्स शुड नॉट बी टेकन विदाउट मेडिकल एडवाइस। एंटीबायोटिक्स जो होती है बिना मेडिकल एडवाइस के नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये तो अपने आप में बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इससे पहले 9th आता है हमारे पास, पहले ये करते हैं। तो लिगुमिनस क्रॉप्स इंप्रूव द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, क्या बात ये सही है? बिल्कुल सही है, सही, ट्रू। अब रीज़न देख लेते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन देयर रूट नोड्यूल्स फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म, क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है। और इसके साथ साथ क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट की? जी हाँ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 10th पर आते हैं। एंटीबायोटिक्स शुड नॉट बी टेकन विदाउट मेडिकल एडवाइस, बिल्कुल सही बात है। मेडिकल एडवाइस के बिना कोई भी एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए। रीज़न क्या है? अननेसेसरी यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स कैन लीड टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया, ये बिल्कुल सही है। तो दोनों में ए ऑप्शन सही होगा। ये बात अपने आप में ट्रू भी है और सही एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन की। ठीक है, सेक्शन बी पर आते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन आपके सामने, 2 नंबर के 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन 11th कहता है स्टेट एनी 2 फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के आपको 2 फंक्शन बताने हैं। देखो, सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? कंट्रोल्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस, कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस, एक हो गया। इसको आप आगे बढ़ा सकते हो कि इट एक्ट्स एज अ सेलेक्टिवली परमेबल बैरियर, इट acts as a selectively permeable barrier, मतलब ये कुछ ही सेलेक्टिव चीज़ों को ही पास होने देता है। ठीक है, सबको पास होने नहीं देती है वो। इसके बाद बात करते हैं सेकंड, क्या हो सकता है? प्रोटेक्ट्स द सेल, ये प्रोटेक्ट करता है सेल को। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट्स द सेल। इसमें आप लिख सकते हो इट प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग टू द इनर कंटेंट्स ऑफ द सेल, जैसे साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एक्सेट्रा, एंड मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, एंड मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। क्लियर? सेकंड देखते हैं, वाई शुड अनकवर्ड फूड एंड कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर बी अवॉइडेड। क्यों हमें जो ढका हुआ खाना होता है, ना ढका हुआ मतलब हमने उसको कवर नहीं किया किसी चीज़ से, वो, और मैं फंबल करता हूँ इस वर्ड पर, कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर जो होता है जिसमें प्रदूषित चीज़ें मिली हुई हैं या फिर गंदा हो गया पानी, उसको हमें अवॉइड क्यों करना चाहिए? गिवन इट 2 रीजन्स, तो 2 रीज़न देने हैं आपको। तो 2 रीज़न क्या होंगे? ये क्या कर सकता है? कॉजेज इन्फेक्शियस डिजीज, इट कॉजेज इन्फेक्शियस डिजीज एक, और दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई रैपिडली, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई रैपिडली। तो होगा क्या? इससे होगा क्या? कॉजेज इन्फेक्शियस डिजीज, अनकवर्ड फूड अट्रैक्ट्स फ्लाइज, यहाँ पर हम अपना आंसर लिखते हैं। तो आप ये आंसर लिख सकते हैं कॉजेज इन्फेक्शियस डिजीज, जिसके बाद अनकवर्ड फूड अट्रैक्ट करते हैं किनको? फ्लाइज को, जो मक्खी होती है, मॉस्किटोज, अदर इंसेक्ट्स को अपनी तरफ खींचते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं? डिजीज़ आती हैं। कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, contaminated food contains harmful bacteria, viruses that cause disease like typhoid, cholera और diarrhea। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई रैपिडली, ये तेज़ी से रैपिडली मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एयर सेटल ऑन इट एंड मल्टीप्लाई क्विकली, कॉजिंग फूड स्पॉइलेज एंड रिलीजिंग हार्मफुल टॉक्सिन्स दैट कैन कॉज फूड पॉइजनिंग। तो आपको फूड पॉइजनिंग भी इससे हो सकती है। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं अपने
क्वेश्चन नंबर 13 पर हमने 12th के दोनों पार्ट पे देख लिया कि दोनों रीज़न दे दिए। 13 देखते हैं, एक्सप्लेन एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इन दी प्रिपरेशन ऑफ फूड। खाना बनाने की प्रिपरेशन में 2 एडवांटेजेस बताओ कि हम जो यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का, ठीक है, तो वो कौन से हो सकते हैं? 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इन फूड प्रिपरेशन, तो फर्मेंटेशन फॉर ब्रेड एंड बेवरेजेस और प्रिपरेशन ऑफ कर्ड एंड चीज़, ये 2 चीज़ हो सकती हैं। क्या चीज़ बताई मैंने? फर्मेंटेशन फॉर ब्रेड बनाने से पहले उसको फफूंदना, फर्मेंट करना पड़ता है, ठीक है, तो फॉर ब्रेड एंड बेवरेजेस। दूसरा हो सकता है आपका प्रिपरेशन ऑफ कर्ड एंड चीज़, तो दही और चीज़ बनाने के लिए प्रिपरेशन की जाती है उसको फर्मेंट करने के लिए, तो ये काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, 2 एडवांटेजेस बताई, एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द प्रिपरेशन ऑफ। तो बेसिकली आप आंसर में ये लिखोगे इस तरह से कि सबसे पहले तो आप लिखोगे ये लाइन कि जब आपसे कहा जाएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे प्रोडक्शन में, फूड के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है, क्या रोल निभाते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स प्लेज क्रूशियल रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ मैनी फूड आइटम्स, जैसे फर्मेंटेशन में और कर्ड और चीज़ में, ठीक है, फर्मेंटेशन हो कि किसी भी चीज़ की और प्रिपरेशन ऑफ कर्ड में और चीज़ में, ठीक है। अब फर्मेंटेशन की बात करें तो एग्जांपल कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ से ये लाइन लिखोगे कि जो यीस्ट होती है वो ब्रेड बनाने में फर्मेंट की जाती है, ठीक है। फर्मेंटेशन के बाद क्या होता है? शुगर अलग हो जाती है डफ में और प्रोड्यूस क्या होता है? CO2 बन जाता है, विच मेक्स द ब्रेड राइज, जिससे ब्रेड क्या होती है? ऐसे से ऐसे हो जाती है, फूल जाती है, ठीक है। इसके बाद करते हैं लैक्टोबैसिलस। ये एक तरह का बैक्टीरिया है जो दही बनाने में काम आता है। बैक्टीरिया आर यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग दही, योगर्ट एंड चीज़ बाय फर्मेंटिंग मिल्क शुगर, जो कि लैक्टोज होता है, इनटू लैक्टिक एसिड, ठीक है। जो मिल्क का शुगर होता है, लैक्टोज एक तरह का बैक्टीरिया होता है, वो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, ठीक है। लैक्टोज होता है शुगर के अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14th, A student kept one slice of bread near the kitchen sink and another slice inside a refrigerator for 3 days. तो एक ब्रेड का टुकड़ा एक बच्चे ने सिंक के पास रख दिया, ठीक है। सिंक कैसी होती है घर में? इस तरह की, यहाँ पर इसको टैप होती है, यहाँ से पानी जाता है और ये क्या होता है इसमें, यहाँ पर बीच में होल होता है, तो ये सिंक होती है। अब इसके पास रख दिया, यहाँ पर ब्रेड का टुकड़ा रख दिया, एक रख दिया उसने रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटर में रखने का मतलब क्या है कि वो ठंड में रख दिया। अब यहाँ पर क्या है? नमी ज़्यादा है, यहाँ पर क्या है? ठंडा इलाका है फ्रिज का। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें से पूछता है कि इन विच स्लाइस इज़ फंगल ग्रोथ लाइकली टू अपीयर फर्स्ट, किस में ज़्यादा फंगल ग्रोथ सबसे पहले चमकेगी? तो आपको पता है फंगल ग्रोथ कहाँ चमकेगी? विल अपीयर फर्स्ट इन द ब्रेड स्लाइस kept near the kitchen sink, kept near the kitchen sink, जो किचन सिंक के पास रखी है। सेकंड, गिव वन साइंटिफिक रीज़न फॉर योर आंसर, और इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या देंगे हम? साइंटिफिक रीज़न बेसिकली हम लिख देंगे, जैसे रेड से लिखते हैं, हम लिखते हैं इसको पिंक से, ठीक है। तो साइंटिफिक रीज़न क्या है कि द ब्रेड क्यों कभी कभी अपने हिसाब से काम करता है, ये पिंक। तो द ब्रेड नियर द किचन सिंक हैज़ एक्सेस, द ब्रेड नियर द किचन सिंक हैज़ एक्सेस टू मॉइस्चर, ठीक है, warmth एंड न्यूट्रिएंट्स। Clear? All 3 conditions necessary for fungal growth.
ठीक है, फंगल ग्रोथ के लिए तीनों ही कंडीशन ज़रूरी है। अब फंगाई क्या करेगी? फंगाई लाइक राइजोपस नाम की एक फंगी है, वो क्या करेगी? राइजोपस वो ग्रो हो जाएगी, ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली। मल्टीप्लाई, पेन पेपर लेकर इसलिए बैठने को कहता हूँ कि इसको मेरे पीछे पीछे जो मैं बोल रहा हूँ लिखते रहो, जिससे कि तुम्हें याद भी हो जाए, समझ में भी आए और पेपर में बेहतर परफॉर्म करो। ठीक है, जब तक लिखने की आदत नहीं होगी पेपर में कैसे लिखोगे? रैपिडली इन वार्म एंड मॉइस्चर कंडीशन, इन वार्म एंड मॉइस्चर कंडीशन। ठीक है, द ब्रेड इन द रेफ्रिजरेटर इज केप्ट एट लो टेम्परेचर। In the refrigerator is kept at low temperature। ठीक है, लो टेम्परेचर पे है वो, और विच स्लोज डाउन और स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ फंगाई, विच या तो रोक देती है, स्लो कर देती है, या रोक देती है। स्लोज डाउन और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ फंगाई। ठीक है, कोल्ड टेम्परेचर इनहिबिट्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये साइंटिफिक रीज़न दिया हमने, और ये कंप्लीट 14th कंप्लीट हुआ। 14th का और पार्ट देखते हैं। इसमें कहा है इसने कि वाई डज कर्ड बिकम मोर सोर व्हेन इट इज़ लेफ्ट आउटसाइड फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो क्यों अगर दही को हम बहुत देर तक बाहर खुला छोड़ दें तो वो खट्टी हो जाती है? गिव एनी 2 रीज़न। तो कौन से 2 रीज़न देंगे हम? एक इंक्रीज्ड बैक्टीरियल एक्टिविटी, इंक्रीज्ड बैक्टीरियल एक्टिविटी, और दूसरा रीज़न देंगे हम फास्टर मल्टीप्लिकेशन एट रूम टेम्परेचर। तो 2 कारण क्या हो सकते हैं? देखो, एक इंक्रीज लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन, इंक्रीज हो जाता है लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन। कैसे? क्योंकि कर्ड में पहले से लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, दीज बैक्टीरिया कंटिन्यू टू फर्मेंट, ये फर्मेंट होते रहते हैं और क्या करते हैं? लैक्टोज जो कर्ड में पहले से, जो दही में पहले से लैक्टोज प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट करते रहते हैं लैक्टिक एसिड में, और जितना ज़्यादा लैक्टिक एसिड होगा उतना ज़्यादा सोरनेस आएगी। ठीक है, और ये बैक्टीरिया की ग्रोथ कितनी होती है? बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है मल्टीप्लाई। जब हम इसको रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हैं तो बैक्टीरिया की कर्ड में जो बैक्टीरिया है वो मल्टीप्लाई होने लगते हैं, और मोर बैक्टीरिया इंक्रीज द रेट ऑफ फर्मेंटेशन एंड हेंस प्रोड्यूस मोर लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड इक्वल टू मोर लैक्टिक एसिड मोर सोरनेस। क्लियर? तो साफ दिखा है, ये 2 पॉइंट आप लिखेंगे, वही ये 2 पॉइंट यहाँ पर भी और पिछले में भी सेम रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। Mention any 2 qualities that every good scientific investigation should have। तो 2 क्वालिटीज़ लिखनी है जो भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में होनी चाहिए। ठीक है, तो एक होगी फेयर टेस्टिंग, एक हो गई आपकी फेयर टेस्टिंग, मतलब बिल्कुल सही तरीके से टेस्टिंग होनी चाहिए, और रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस एक्यूरेटली। क्लियर? तो सभी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है एक्यूरेटली, और फेयर टेस्टिंग, ये 2 सही क्वालिटीज़ हैं, 2 बेस्ट क्वालिटीज़ हैं फॉर गुड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। सेक्शन सी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये भी 4 क्वेश्चन होंगे 3-3 मार्क्स के। पहला क्वेश्चन नंबर 16 पूछता है आपसे, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एग्रीकल्चर, योर आंसर शुड इंक्लूड दीज पॉइंट्स। तो पहला है कि एक्सप्लेन करो इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है। ठीक है, और पहला है द रोल ऑफ राइजोबियम। तो राइजोबियम का क्या रोल है? देखो, राइजोबियम इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, दैट लिव्स इन द, ये किस में रहता है? लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स सच एज पीज, जैसे कि पीज, बीन्स और ग्राउंडनट्स हो गए आपके, एंड पल्सेस। These bacteria have symbiotic relationship with the plant
symbiotic relationship with the plants. ठीक है, the plant provide food and shelter to rhizobium. The plants provide food and shelter to them, and rhizobium in return provides नाइट्रोजन टू द प्लांट. ठीक है, नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है इसके बदले में टू द प्लांट. क्लियर. सेकंड, नाइट्रोजन फिक्सेशन. अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? देखो, एटमॉस्फेयर कंटेन्स अबाउट 78% नाइट्रोजन, बट मोस्ट प्लांट्स कैन नॉट यूज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली. ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया कन्वर्ट दिस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. राइजोबियम बैक्टीरिया convert this atmospheric nitrogen into ammonia, जो कि NH3 होता है, and other nitrogen compounds. That can be absorbed by plants. ठीक है, this process is called biological nitrogen fixation. This process is called biological fixation nitrogen. Biological nitrogen फिक्सेशन. क्लियर. ये सही है, यहाँ से चेंज कर सकते हैं हम तो, और यहाँ से ये कर सकते हैं, और यहाँ से. ठीक है, ये चेंज कैसे होगा? जिसको पता है भाई बताना. ठीक है, बहुत बढ़िया. क्लियर. इसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट जो इंक्लूड करना है हमें, जिसके बाद हाउ दिस प्रोसेस हेल्प्स फार्मर्स रिड्यूस द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. कैसे ये प्रोसेस फार्मर्स को हेल्प करता है, किसमें? केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं खेतों में डालने के लिए, उनका यूज़ कम करने के लिए कैसे ये प्रोसेस उनकी मदद करता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो कैसे मदद करता है? रिड्यूसिंग यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, क्योंकि राइजोबियम नेचुरली फिक्स करता है नाइट्रोजन इनटू द सॉइल. राइजोबियम, तो क्या होगा? राइजोबियम जो है नेचुरली फिक्स करता है नाइट्रोजन की कमी को इनटू द सॉइल. फार्मर्स जो ग्रो करने के लिए लेगुमिनस क्रॉप्स की ज़रूरत पड़ती है, नीड टू यूज़ फ्यूअर केमिकल फर्टिलाइजर्स. जो इन क्रॉप्स का यूज़ करता है उनको किसकी ज़रूरत पड़ती है? केमिकल फर्टिलाइजर्स को कम यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, जैसे कि यूरिया, उनका कम यूज़ होता है. दिस रिड्यूसेस द कॉस्ट और प्रिवेंट करता है सॉइल और वाटर पोल्यूशन, जो किससे होता है? केमिकल फर्टिलाइजर से होता है. और कीप द सॉइल हेल्दी एंड फर्टाइल नेचुरली. क्लियर. हमारा कंप्लीट हुआ. 17th की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 कहता है एक्सप्लेन एनी 3 मेजर्स दैट कैन हेल्प प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इन स्कूल्स एंड पब्लिक प्लेसेस. तो बेसिकली पब्लिक प्लेसेस और स्कूल्स में जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं उनको फैलने से रोकने के लिए कोई 3 तरीके बताओ. कौन से 3 तरीके हो सकते हैं? पर्सनल हाइजीन, यहाँ पर लिखते हैं पर्सनल हाइजीन एंड हैंड वॉशिंग. आप हाथ साफ रख के कम्युनिकेबल डिजीज़ को फैलने से रोक सकते हो. सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड. और लास्ट,
वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्लियर, और इसको आप अपनी भाषा में एक्सप्लेन करोगे। 17th का और पार्ट देखते हैं कि डिस्क्राइब रोल ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का रोल और वैक्सीनेशन इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज़। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होती है उनसे हमारी बॉडी को बचाने के लिए क्या रोल है इम्यूनिटी का और वैक्सीनेशन का, क्लियर। इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें थोड़ी सी जगह चाहिए, और हमारे पास जगह कहाँ पर है, हमारे पास जगह है ऊपर। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली रोल ऑफ इम्यूनिटी क्या है? रोल ऑफ इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। तो इम्यूनिटी का रोल आप इस तरह देखोगे, देखो रोल ऑफ इम्यूनिटी एक चीज़, और दूसरी रोल ऑफ वैक्सीनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तब जब हमें ये पता हो कि रोल ऑफ इम्यूनिटी जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे बीमार ना होने में। देखो इम्यूनिटी एक एबिलिटी है बॉडी की जो हमें फिट रखती है, किसके अगेंस्ट डिजीज़ होने से बचाती है, किसकी वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, जो पैथोजन्स होते हैं। बेसिकली व्हेन ए पैथोजन एंटर्स द बॉडी, जब बॉडी में पैथोजन जाते हैं तो इम्यून सिस्टम उनसे लड़ता है, क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, स्पेशल प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो क्या करता है, पैथोजन्स को मारता है बॉडी, और क्रिएट करती है मेमोरी सेल्स जो रिमेंबर रखती है उन पैथोजन्स को। इफ़ द सेम पैथोजन दोबारा से अटैक करता है तो इम्यून सिस्टम फास्टर रिस्पॉन्ड करता है और मोर इफेक्टिवली करता है, क्लियर। रोल ऑफ वैक्सीनेशन की बात करें अगर, रोल ऑफ वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन एक तरह की ऐसी मेडिसिन है जो किसी भी बीमारी को मारने के लिए हमें इंजेक्ट की जाती है। वैक्सीनेशन इंट्रोड्यूस की जाती है अ वीकेंड और डेड फॉर्म ऑफ पैथोजन। अगर कोई वीक पैथोजन है, डेड फॉर्म है, और उसका एंटी एजेंट होता है, उसके बॉडी के अंदर डाली जाती है, ठीक है। जैसे आपको पता होगा इंडिया में बहुत ही चिकन पॉक्स जो होती है बीमारी, जिसको बोलते हैं माता आ गई, वो चिकन पॉक्स ठीक करने के लिए जो वैक्सीनेशन दी जाती है वो वैक्सीनेशन बेसिकली दी ही नहीं जाती। क्यों? क्योंकि आपको पता है एक बार चिकन पॉक्स हो गया तो दोबारा से नहीं होता, क्योंकि बॉडी उसके प्रति एंटीबॉडीज़ बना लेती है। लेकिन अगर किसी और की बात करें, जैसे पोलियो है, तो पोलियो को ठीक करने के लिए जो वो दी जाती है, वैक्सीनेशंस दी जाती हैं, वैक्सीन्स दी जाती हैं, उनके अंदर बहुत कम मात्रा में पोलियो पहले से होता है, तो कम मात्रा में इसलिए दिया जाता है जिससे बॉडी उसके खिलाफ लड़ सके, एंटीबॉडीज़ बना सके, जिससे कि अपने आप पोलियो फिर दोबारा ना हो, ठीक है। तो डज नॉट कोज द एक्चुअल डिजीज़ बट स्टिमुलेट्स द इम्यून सिस्टम। वो बीमारी नहीं होती, इतनी कम मात्रा में दी जाती है कि वो बीमारी नहीं होती, लेकिन क्या होता है इससे इम्यून सिस्टम एक रफ्तार पकड़ता है और क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडीज़, जो क्या क्रिएट करती है, मेमोरी सेल्स। फिर रियल पैथोजन, अगर वो असल में वो बीमारी आती है, वो पैथोजन्स आते हैं हमारे अंदर अटैक करते हैं, तो बॉडी ऑलरेडी प्रिपेयर रहती है उससे लड़ने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर पोलियो वैक्सीनेशन, BCG वैक्सीन, TB बोलते हैं इसको, DPT वैक्सीन, कोविड-19 वैक्सीन, इन सब में इन्हीं बीमारियों का छोटे प्रकार में इन्हीं बीमारियों को हमारे अंदर डाला जाता है। थर्ड पॉइंट है हमारा कंबाइंड इंपॉर्टेंस क्या हुई इसकी। देखो वैक्सीनेशन स्ट्रेंथ करता है नेचुरल इम्यूनिटी को, ये हेल्प करता है इरेडिकेट डिजीज़ लाइक स्मॉल पॉक्स एंड नियरली एलिमिनेट पोलियो फ्रॉम द वर्ल्ड, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 का और पार्ट हो गया। 18 पर आते हैं। अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्ड अनियन पील मतलब प्याज का वो छिलका, सेल्स, प्याज का जो छिलके की सेल होती हैं, एंड ह्यूमन चीक सेल्स अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो प्याज के छिलके की सेल देखने के लिए माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया, और ह्यूमन जो आपके गालों के, ह्यूमन के गाल, चीक की अंदर की स्किन होती है, उसकी सेल्स को देखने के लिए वो थोड़ी सी स्किन फाड़ कर रख दी माइक्रोस्कोप के अंदर। अब पहला ए ऑप्शन कहता है मेंशन एनी 2 सिमिलरिटीज़ बिटवीन देम। तो कौन सी 2 सिमिलरिटीज़ देखने को मिलेगी आपको? देखो 2 सिमिलरिटीज़ बिटवीन अनियन पील सेल्स एंड ह्यूमन चीक सेल्स, बोथ हैव सेल मेम्ब्रेन। तो बोथ हैव सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। बोथ हैव न्यूक्लियस, बोथ हैव न्यूक्लियस, क्लियर।
दूसरी चीज़, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट एनी वन डिफरेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का एक डिफरेंस बताओ। तो हैज़ अ सेल वॉल आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, सेकंड का आंसर लिखते हैं यहाँ पर, हैज़ अ सेल वॉल, किस चीज़ की बनी होती है सेल वॉल? मेड ऑफ सेलुलोज, हैज़ अ सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज आउटसाइड दी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। लेकिन ह्यूमन चीक सेल में क्या होती है? डज नॉट हैव सेल वॉल। क्लियर? तीसरा ऑप्शन देखते हैं। नेम द पार्ट दैट कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ बोथ सेल्स। कौन सा पार्ट है? पार्ट दैट कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ बोथ सेल्स इज न्यूक्लियस। क्लियर? Nucleus controls the activities both the onion peel cell and the human cheek cell. Cheek cell, it acts as the control center of the cell and contains DNA which carries genetic information. Clear? Question 19 पर आते हैं. During an investigation, a student wanted to find out whether the amount of yeast affects the rising of dough. He prepared 4 bowls of dough but changed both the amount of yeast in the एंड द अमाउंट ऑफ वाटर इन एवरी बाउल. तो बेसिकली एक बच्चा स्टडी करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्या करता है, 4 तरह के बाउल रखता है, 4 तरह के कटोरे रखता है. उन कटोरे में देखता है कि कितना ज़्यादा कौन सी जो प्रक्रिया है उसमें ज़्यादा यीस्ट पैदा होगी. ठीक है. तो स्टूडेंट इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ें रखता है? डफ रखता है, गूंदा हुआ आटा रखता है, गूंदा हुआ आटा रखता है, लेकिन चेंज करता है हर एक कटोरे में किसकी मात्रा? अमाउंट ऑफ यीस्ट एंड दी वाटर. यीस्ट और वाटर की मात्रा उसमें चेंज करके रखता है. तो इसके बाद इतना हुआ, आपसे पूछा है कि फाइंड आउट वेदर द अमाउंट ऑफ यीस्ट अफेक्ट्स द राइजिंग ऑफ डव. कैसे वो उसको यीस्ट की जो अमाउंट है वो कैसे अफेक्ट करता है, जो गूंदा हुआ आटा है उसके फूलने को, फफूंदने को, उसकी यीस्ट में फफूंद लगने में कैसे फ़र्क डालता है गूंदा हुआ आटे में. अगर यीस्ट की मात्रा ज़्यादा हो तो उसके उभार को, जैसे मैं आपको डायग्राम समझाऊँ, मान लो ये 4 प्लेट्स पर गूंदा हुआ आटा रख दिया और उसमें यीस्ट की और वाटर की मात्रा सब में अलग रखी, तो कोई तो इतना फूलेगा, कोई इतना फूलेगा, कोई इतना फूल जाएगा ब्रेड की तरह, कोई सिर्फ इतना फूलेगा. ठीक है, ऐसे होगा. तो स्टूडेंट्स इन्वेस्टिगेशन हैज़ मेजर फ्लो, हैज़ मेजर फ्लो. ही चेंज्ड तो बेसिकली क्या हुआ कि जो स्टूडेंट है उसने क्या किया, स्टूडेंट ने यीस्ट की मात्रा भी बढ़ा दी, चेंज करता रहा, और अमाउंट ऑफ वाटर भी. तो इससे क्या होगा, रिजल्ट सही नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा कि यीस्ट ज़्यादा बढ़ाने से डफ का राइस ज़्यादा बढ़ा या वाटर की मात्रा बढ़ाने से राइस ज़्यादा बढ़ा. तो बेसिकली आप आंसर लिखोगे कि स्टूडेंट इन्वेस्टिगेशन हैज़ मेजर फ्लो. मेजर फ्लो क्या है? मेजर फ्लो ये है कि ही चेंज्ड both the amount of yeast and the amount of water in every bowl. A fair investigation should change only one variable at a time. Since 2 variables were changed simultaneously, it is impossible to determine whether the rising of dough was due to the amount of yeast or the amount of water. As a result, will not be reliable or valid. Clear? हमें नहीं पता चल पाएगा कि वो कौन सा किसकी वजह से हुआ है, और ना ही रिलायबल रहेगा आपका आंसर, ना ही वैलिड रहेगा. ठीक है, इसके बिहाफ पर हमने आंसर कंप्लीट किया. और पार्ट देखते हैं इसका. सजेस्ट अ सूटेबल इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आउट वेदर टेम्परेचर अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ यीस्ट. मेंशन
फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट। तो बेसिकली सजेस्ट करो एक सूटेबल इन्वेस्टिगेशन जो पता लगाए कि टेम्परेचर क्या अफेक्ट करता है ग्रोथ ऑफ ईस्ट को, और मेंशन करो ये 3 पॉइंट्स भी, इनके आंसर भी दो साथ के साथ। तो आइए देखते हैं। पहले हम अपनी जगह बना लेते हैं। जगह बनाएंगे हम यहाँ से पेज ऐड करके, और ये पेज ऐड हुआ यहाँ पर, बेटर लग रहा है, गुड। इसके बाद हम करते हैं अपना, देखो वेरिएबल टू बी चेंज्ड, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा क्या, द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। क्लियर? तो हम यहाँ से इसको लिखना शुरू करेंगे। तो जो हमारा सजेशन देना है हमें, उसमें सूटेबल एग्जांपल्स देने होंगे, सूटेबल इन्वेस्टिगेशन का सजेशन देना है। और इस सजेशन में कौन कौन सी चीज़ें देखनी है, पहली है वेरिएबल टू बी चेंज्ड, क्या वेरिएबल रखेंगे जो चेंज किया जाएगा। तो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो डज टेम्परेचर अफेक्ट ग्रोथ ऑफ ईस्ट, ये हमारी क्या है, इन्वेस्टिगेशन का नाम हो गया, हेडिंग हो गई। अब चेक करते हैं वेरिएबल टू बी चेंज्ड क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रहेंगे। टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट, वाटर इन विच ईस्ट इज केप्ट, ये क्या रहेंगे जो चेंज हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सेट अप 4 बाउल्स एट 0 डिग्री, 20 डिग्री, 37 डिग्री और 60 डिग्री सेल्सियस पर। सेकेंड पॉइंट कहता है वेरिएबल्स टू बी केप्ट कॉन्स्टेंट, ऐसे कौन से वेरिएबल होंगे, ऐसी कौन सी चीज़ें होंगी जो इस एक्सपेरिमेंट में सेम रहेंगी, चेंज नहीं कर सकते हम, ठीक है, वरना हमारा एक्सपेरिमेंट ख़राब हो जाएगा। तो वेरिएबल्स टू बी केप्ट कॉन्स्टेंट, कंट्रोल्ड वेरिएबल्स जो होंगे हमारे वो क्या हैं, अमाउंट ऑफ ईस्ट यूज्ड इन ईच बाउल, हर बाउल में अगर अलग अलग बाउल में हम डफ रख देंगे, गूंदा हुआ आटा रख देंगे और देखेंगे कि कितना राइज हो रहा है, मतलब इतना आटा कितना ऊपर उठा, कितना फफूंद कर गोल बन गया, तो वो चेक करेंगे। सेम अमाउंट ऑफ ईस्ट होनी चाहिए जो हम यूज़ कर रहे हैं, हर बाउल में सेम अमाउंट ऑफ फूड होना चाहिए, है ना, ये शुगर जो भी है, सोर्स प्रोवाइडेड होना चाहिए, अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ होना चाहिए, जो सेम अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ होना चाहिए, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये भी चारों बाउल का सेम होना चाहिए। टाइप ऑफ ईस्ट जो यूज़ की जा रही है वो भी चारों में सेम होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट कहा था हमें कि ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करा जाए, द ऑब्जर्वेशन टू बी रिकॉर्डेड। तो ऑब्जर्वेशन अगर रिकॉर्ड की जाए तो सबसे पहले अमाउंट ऑफ गैस CO2 प्रोड्यूस होगा, फिर राइज इन डफ, उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा, इंक्रीज होगा इन ईच बाउल आफ्टर ए फिक्स टाइम पीरियड, एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद बाउल में जो डफ रखा हुआ है उसका जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा, वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो उस साइज़ को नापना है। द बाउल विद द हाईएस्ट राइज इंडिकेट्स, जिसमें सबसे ज़्यादा राइज आएगा बाउल में डफ का, उसमें पता चल जाएगा कि टेम्परेचर मोस्ट सूटेबल फॉर ईस्ट ग्रोथ है, ठीक है। और वो अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो हैं हमारे, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या आते हैं, वैसे तो इस एक्सपेरिमेंट में पता चल जाएगा, लेकिन ईस्ट ग्रोज बेस्ट रिजल्ट अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस एट वेरी लो और वेरी हाई टेम्परेचर। यीस्ट एक्टिविटी स्लोज डाउन और स्टॉप, बहुत ज़्यादा या बहुत कम तापमान में यीस्ट की एक्टिविटी स्लो हो जाती है या मर जाती है, ठीक है। सेक्शन डी की तरफ बढ़ते हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने 4 क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के, 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 8 मार्क्स टोटल मिलेंगे आपको सेक्शन डी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछता है आपसे, रीड द फॉलोइंग केस केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। रोहन एंड मीना कलेक्टेड ड्राई लीव्स, सूखी हुई पत्तियाँ कलेक्ट करते हैं, वेजिटेबल पील्स कलेक्ट करते हैं, गार्डन वेस्ट इन कंपोजिट पिट, दे केप्ट द पिट मोइस्ट एंड कवर्ड इट प्रॉपरली। तो जो वो एक जगह पर इकट्ठा करते हैं उसको वो कवर करते हैं और उसमें बहुत अच्छे से पानी डालते हैं, मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आफ्टर ए फ्यू वीक्स, कुछ दिन बाद देखते हैं, दे ऑब्जर्व दैट द वेस्ट हैड चेंज इनटू डार्क एंड क्रमली मैन्योर दैट वाज लेटर यूज्ड इन देयर स्कूल गार्डन। तो एक क्रमली मैन्योर बन गया, बहुत डार्क एक पेस्ट सा बन गया, और वो कब बाद में गार्डन में डालने के लिए यूज़ किया जा रहा है स्कूल में। अब इसके बिहाफ पर पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट कोज द कन्वर्जन ऑफ वेस्ट इनटू मैन्योर। तो ऐसी क्या कारण रहा जो कन्वर्जन, वेस्ट का कन्वर्जन मैन्योर में बदल गया। सनलाइट ओनली, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, विंड या अर्थवर्म्स ओनली। तो आपका आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा बी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। देखो कंपोस्ट बनाने में मेनली बैक्टीरिया और फंगाई काम करते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर को तोड़कर सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, और प्रोटोजोआ, एल्गी, वायरसेस इस प्रोसेस में मेन रोल निभाते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए। सेकंड, विच ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेनली हेल्प्स इन द प्रोसेस।
सेकंड आपका देखो, पहले वाले का आंसर जो है सनलाइट नहीं है, विंड नहीं है, अर्थवॉर्म्स ओनली नहीं है। सनलाइट क्यों नहीं है? सनलाइट और विंड सिर्फ सरफेस पर काम करते हैं, अर्थवॉर्म्स हेल्प करते हैं, लेकिन मेन कन्वर्जन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कंपोजिट पिट मोइस्ट और कवर्ड था, आइडियल कंडीशन फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कब है? जब वो कवर हो जाए, मॉइस्चर उसमें हो जाए और न्यूट्रिशन उनके लिए प्रोवाइडेड हो, जैसे सूखी पत्तियाँ, वेजिटेबल लीव, पील। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सही हो गया। कौन सा ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का मेनली हेल्प इन द प्रोसेस? तो अभी बताया आपको, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एंड फंगाई, एल्गी या वायरस। तो आपका मेन आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया एंड फंगाई, ऑप्शन ए। कंपोस्ट बनाने में मेनली बैक्टीरिया और फंगाई का काम करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को तोड़कर सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात करें प्रोटोजोआ की, एल्गी की और वायरस की, इस प्रोसेस में रोल इनका नहीं है कुछ भी। क्लियर? थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट कहता है व्हाट इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ द मैन्योर फॉर्म। तो जो वो बना उसका मेन काम क्या है, मेन बेनिफिट क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं? पहला ऑप्शन दिया गया आपको, इंक्रीज सोइल फर्टिलिटी, मेक्स सोइल सॉल्टी, प्रिवेंट्स सीड जर्मिनेशन और रिमूव्स ऑक्सीजन फ्रॉम सोइल। तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या करता है। मेनली मेन बेनिफिट क्या है? मेन बेनिफिट है इंक्रीज सोइल फर्टिलिटी, ऑप्शन ए। कंपोस्ट मैन्योर ऑर्गेनिक मैटर से बनते हैं, ये सोइल में मिक्स होने पर सोइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ये सोइल सॉल्ट नहीं करता, बल्कि ये इसकी फर्टिलिटी बढ़ाता है, ये ध्यान रखना। फोर्थ देखते हैं, विच कंडीशन इज़ नेसेसरी फॉर प्रॉपर कंपोस्ट फॉर्मेशन। प्रॉपर कंपोस्ट बनाने के लिए कौन सी कंडीशन बेस्ट है? कंप्लीटली ड्राई वेस्ट होना चाहिए? नहीं। मॉइस्चर एंड सूटेबल टेम्परेचर होना चाहिए? कंटिन्यूस फ्रीजिंग, कीपिंग द पिट ओपन एट ऑल टाइम? नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो ऑप्शन बी, मॉइस्चर होना चाहिए हमेशा और सूटेबल टेम्परेचर होना चाहिए। 21st क्वेश्चन देखते हैं, एक और आपके सामने केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। तो आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम अ पिकनिक, तो पिकनिक से वापस लौटने के बाद 3 दोस्त बीमार पड़ गए। एक को डायरिया हो गया कंटेमिनेटेड पानी पीने की वजह से, एक को बुखार आ गया एक मच्छर के काटने की वजह से, और तीसरा रिकवर कर गया क्विकली क्योंकि उसने ऑलरेडी रिसीव द रिकमेंडेड वैक्सीन अगेंस्ट अ पर्टिकुलर इन्फेक्शियस डिजीज़, क्योंकि उसने पर्टिकुलर इन्फेक्शियस डिजीज़ के अगेंस्ट एक वैक्सीन ले रखी थी। फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे, विच डिजीज़ इज़ कॉमनली स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर। तो कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू कौन सी मोस्टली कॉमनली स्प्रेड होती है, कौन सी डिजीज़? आपको पता होना चाहिए कौन सी डिजीज़ स्प्रेड होती है मोस्ट कॉमनली। तो वो है आपका कोलेरा, ऑप्शन ए। तो ये किसके कारण होता है? विब्रियो, कोलेरा, कोलरी बैक्टीरिया। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? कंटेमिनेटेड वाटर से हमें क्या होता है? डायरिया भी होता है। ठीक है, ये स्पेलिंग है इसकी सही। अस्थमा एनवायरमेंटल ट्रिगर होता है, नॉट वाटरबोर्न। डायबिटीज़ लाइफस्टाइल डिजीज़ है, और हाइपरटेंशन लाइफस्टाइल डिजीज़ है। ठीक है, तो ये नहीं होंगे। सेकंड, विच डिजीज़ अमंग द फॉलोइंग इज स्प्रेड बाय मॉस्किटो। इनमें से कौन सी डिजीज़ हुई होगी जो मॉस्किटो के काटने से हुई होगी? ट्यूबरक्लोसिस, डेंगू, मीजल्स और चिकन पॉक्स। तो आपको पता है, हमें बहुत अच्छे से पता है, डेंगू मच्छर के काटने से बीमारी होती है। ये बीमारी बेसिकली मच्छर अपने साथ कैरी कर लेता है, जिसको बाद में काटने से हमारे खून में चली जाती है। तो एक पर्टिकुलर एडिस या एड्स मॉस्किटो होता है, वो ये डेंगू फीवर को स्प्रेड करता है। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस बेसिकली एयर से होती है, एयर ड्रॉपलेट से होती है। मीजल्स भी एयर ड्रॉपलेट से होती है। चिकन पॉक्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आके होती है। क्लियर? क्वेश्चन थर्ड है, वाई डिड द वैक्सीनेटेड फ्रेंड रिकवर बेटर। क्यों वैक्सीनेशन जिस दोस्त ने लगवा रखी थी वो अच्छे से रिकवर कर गया? तो बेसिकली वैक्सीन ने उसकी बॉडी को पहले से इम्यून सिस्टम की बात आ गई, सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर दिया था। जब रियल पैथोजन आया तो बड़े बॉडी में पहले से एंटीबॉडीज़ बनी हुई थी, वो प्रिपेयर थी और मेमोरी सेल्स ऑलरेडी बनी हुई थी। तो उन्हें याद था कि इस तरह की बीमारी शरीर में आ सकती है जिसके खिलाफ हमें एंटीबॉडीज़ बनानी है। तो हमारा शरीर ऐसे ही काम करता है। वैक्सीन बोन्स को स्ट्रेंथ नहीं करता, बेसिकली हर डिजीज़ क्योर नहीं करता, एंटीबायोटिक रिप्लेस नहीं करता, लेकिन कुछ हद तक
कुछ बीमारियों में कम्प्लीटली वर्क करता है। ठीक है, वैक्सीन्स, ऑप्शन वैक्सीन्स ट्रेन्स द इम्यून सिस्टम टू फाइट पैथोजेंस। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है विच वन इज़ द बेस्ट प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट वाटर बॉर्न डिजीज़। तो पानी में उपजने वाली, जो पानी में बनने वाली बीमारियों में से कौन सी है, इनमें से कौन सा ऐसा काम है जिससे हम पानी में बनने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। ड्रिंकिंग बॉइल्ड और सेफ वाटर, शेयरिंग टॉवल्स, स्लीपिंग लेस और ईटिंग मोर स्वीट्स। तो ऑब्वियसली साफ़ और उबला हुआ पानी पीना से हमें क्या हो सकता है, कंटेमिनेटेड या फिर वाटर बॉर्न डिजीज़ से हम बच सकते हैं। तो ये वो एक तरीका है। ठीक है, इस तरह से हमने आपका क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट में मुझे बता सकते हो कि अगला आपका क्लास का कौन सा पेपर हमें सोल्व करना चाहिए। और पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्कूल से पहले। वीडियो सही लगी है तो लाइक करके जाना। हो सकता है बहुत से बच्चे इस पॉइंट पर आकर वीडियो नहीं देख पाते, तो उन्हें पता भी नहीं चलता कि मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको सही लगी। खैर, मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पेपर को सोल्व करते हो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। एंड नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।